जर्मन चांसलर के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। गाजा और यूक्रेन समेत कई वैश्विक क्षेत्रीय मुद्दों पर बात हुई है। भारत सभी समस्याओं और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है, इसका पक्ष धर रहा है। इन बातों का जिक्र किया गया है। शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में किए जा रहे हर प्रयास, हर कोशिश का भारत समर्थन करता है, यह कहा गया है। आतंकवाद पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्श के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद यह बयान सामने आया। आज हमने यूक्रेन और गाजा सहित कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सभी समस्याओं और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है और इस दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता है। हम एकमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत और जर्मनी इसके विरुद्ध एकजुट होकर पूरी दृढ़ता से लड़ाई जारी रखेंगे। भारत और जर्मनी सहमत है कि ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए G4 के माध्यम से हमारा संयुक्त प्रयास इसी सोच का प्रमाण है। एक्सेलेंसी, 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं एक बार फिर आपका भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्श ने अपने भारत दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के साथ अहमदाबाद से की। दोनों नेताओं ने साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर आज अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 का रंगीन आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने हिस्सा लिया। साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित पतंग महोत्सव में दोनों नेताओं ने रंग बिरंगी पतंगों का आनंद लिया। यह आयोजन न केवल सांस्कृतिक उत्सव का प्रतीक है, बल्कि भारत जर्मनी के बीच दोस्ती और सहयोग का संदेश भी देता है। इस दौरान दोनों नेताओं की तस्वीरों वाली पतंगें दिखाई दी। मर्ज आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंचे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया। ये दौरा भारत जर्मनी के बीच गहरे होते संबंधों का प्रतीक है। दोनों देश इस साल राजनयिक संबंधों के 75 साल और रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चांसलर मर्ज के भारतीय आगमन की तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा कि उनकी यात्रा और पीएम मोदी से मुलाकात से भारत जर्मनी साझेदारी और ज्यादा मजबूत होगी। और बड़ी खबर यूपी के वाराणसी से आ रही है। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में बुलडोजर एक्शन हुआ है। सड़क चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर एक्शन जारी है, जो इस वक्त खबर मिल रही है। तो सड़क के चौड़ीकरण का काम जारी है और इसीलिए बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें वाराणसी के दाल मंडी इलाके की हैं, जहां सड़क को चौड़ा करने के लिए सड़क के आसपास मौजूद दुकानों को हटाया जा रहा है। यहां पर लोक निर्माण विभाग नई सड़क से चौक थाने तक 17.5 मीटर की सड़क बनाने के लिए तेजी से काम कर रहा है। इसी कड़ी में सड़क को चौड़ा करने के लिए आसपास मौजूद स्थलों को हटाया जा रहा है। आज इलाके में बुलडोजर एक्शन का पहला दिन था। अगले कुछ दिनों तक ये कार्रवाई जारी रह सकती है। पिछले दिनों सीएम योगी वाराणसी दौरे पर आए थे, तब मुख्यमंत्री ने इस योजना को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया था। प्रशासन ने कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए ये बुलडोजर एक्शन शुरू किया है। ये इलाका भीड़ भाड़ वाला है और यहाँ अक्सर ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो जाती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए सड़क को चौड़ा किया जाना बेहद जरूरी है, जिसके चलते प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। नए साल में इसे उत्तर प्रदेश का पहला बुलडोजर एक्शन बताया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोग खुश हैं, तो वहीं जिन लोगों की दुकानों और घरों को तोड़ा जा रहा है वो इस कार्रवाई से नाराज हैं। जम्मू से खबर है। जम्मू के कानाचक इलाके में संदिग्ध आतंकवादियों की सैटेलाइट कम्युनिकेशन ट्रैक की गई और इसके बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बीएसएफ और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया।
जम्मू के कनाचक इलाके में संदिग्ध आतंकियों की सैटेलाइट कम्युनिकेशन ट्रैक की गई है। खुफिया एजेंसियों ने थुराया सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस के इस्तेमाल को इंटरसेप्ट किया है। बताया जा रहा है कि ये इलाका भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। संचार इंटरसेप्ट होने के तुरंत बाद सुरक्षा बल हरकत में आ गए और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप BSF और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से इलाके में सर्च अभियान शुरू किया। पूरे इलाके को घेराबंदी में लेकर सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने जम्मू क्षेत्र में ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित तलाशी और घेराबंदी अभियान तेज कर दिए हैं ताकि इस इलाके में सक्रिय माने जाने वाले लगभग 3 दर्जन आतंकवादियों का पता लगाकर उन पर काबू पाया जा सके। गौरतलब है कि ये इलाका पहले भी पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ का रास्ता रहा है। जम्मू कश्मीर में LOC के पास एक बार फिर ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सुरक्षा बलों ने इन ड्रोन्स के खिलाफ जवाबी कार्रवाई भी की। ये खामोश पहाड़ियां कल रात गोलियों की आवाज से दहल उठी। जानकारी के मुताबिक राजौरी के गनिया कलसिया गांव के पास पाकिस्तान की तरफ से संदिग्ध ड्रोन भेजे गए। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी भी की गई। संदिग्ध ड्रोन को खदेड़ने के साथ ही गोलीबारी का सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। गोलीबारी की वजह से LOC पर देर रात लोग दहशत में आ गए। LOC पे रहने वालों के मुताबिक एहतियातन वो अपने बंकरों में चले गए। ग्रामीणों के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से करीब 10 मिनट तक गोलीबारी की गई। अब रात को फायरिंग हुई, हमने बोला नीचे चले जाते हैं, गोलियां आ रही हैं उधर से। तो हमने जब देखा तो अचानक से हमारा खुद मन कम गया। आग की तरह गोलियां आ रही थी तो फिर हम मंदिर चले गए। ये हमेशा इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ रहे हैं और सेना ने भी हमें अपने साथी की तरह ही रखा है। गोलीबारी और ड्रोन भेजने की ये हिमाकत सांबा में ड्रोन की एक दूसरी खेप गिराए जाने के ठीक एक दिन बाद हुई है। और जम्मू कश्मीर के सांबा और नौशेरा समेत LOC के कई इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे जाने के 6 मामले सामने आ चुके हैं। गणतंत्र दिवस के पहले पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिशों को लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है। हमारे संवाददाता रमन सैनी की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस समय हम आरसपुरा के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भी बॉर्डर से शहर जाने वाले रास्ते हैं उनको सील किया गया है और लगातार यहाँ पर फ्रिस्किंग की जा रही है। जो भी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं शहर जाने के लिए उनको बाकायदा यहाँ पर खंगाला जा रहा है। 3 में नाका लगता है हमारा और जो भी रोड्स बॉर्डर से हैं, जैसे ये कोरोटाना वाला रोड है, ये अब्दुलिया का रोड है जो बिल्कुल बॉर्डर से इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए रोड हैं, वहाँ से जो भी गाड़ी आती हैं उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है क्योंकि ये गाड़ियाँ सीधे जम्मू की तरफ जाती हैं। तो कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट हो, सस्पिशियस पर्सन हो, हम उसकी प्रॉपर चेकिंग फ्रिस्किंग करते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय किया गया है, खासतौर पर गणतंत्र दिवस को देखते हुए और पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो संदिग्ध ड्रोन की एक्टिविटीज हो रही हैं। कल हमने देखा कि कानाचक के इलाके में एक सैटेलाइट फोन भी ऑन हुआ और उस फोन के ऑन होने के बाद भी वहां पर सघन तलाशी अभियान जो है वो शुरू किया गया। तो फिलहाल मकसद यही है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर जो पाकिस्तान नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है उसमें किसी तरीके से उसे कामयाबी ना मिले। अदर राजस्थान के अलवर में टाइमर से लैस एक संदिग्ध बॉम्ब जैसी वस्तु मिली है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। इस बीच कठुआ में PIA लिखा हुआ एक गुब्बारा भी बरामद किया गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान के अलवर में टाइमर लगी बमनुमा संदिग्ध वस्तु मिली है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। संदिग्ध वस्तु को उठाकर जय संबंध बांध के बीच में रखा गया, जिसकी जाँच अभी जारी है। बताया जाता है कि अलवर शहर के विवेकानंद नगर में एक शख्स के घर के पास से ये संदिग्ध बम जैसी वस्तु बरामद हुई है। सुबह के समय मकान मालिक और उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति कहीं से आया, उसे उन लोगों की हाथापाई हुई। इस बीच संदिग्ध व्यक्ति के शॉल से ये संदिग्ध सामान नीचे गिर गया। हाथापाई के बाद संदिग्ध वहां से फरार हो गया। आसपास लगे कैमरों की मदद से उसकी तलाश की जा रही है। इधर इस संदिग्ध गुब्बारे को लेकर कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ से भारत की सीमा में भेजा गया है। कठुआ से मिले इस गुब्बारे में PIA लिखा हुआ है। पुलिस ने इसे राजबाग थाना क्षेत्र के नजदीक एक खेत से बरामद किया है। चकधप्पा के खेतों में ये गिरा हुआ पाया गया। आशंका जताई जा रही है कि इसके जरिए कोई संदिग्ध वस्तु पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई है।
और कोलकाता में रेड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ईडी की दूसरी याचिका भी दायर हो चुकी है। पश्चिम बंगाल सरकार और सीएम के खिलाफ रिट दायर की गई है। तलाशी अभियान में ईडी अफसरों को गलत तरीके से रोकने का आरोप इसमें है। ईडी ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की भी मांग की है। रेड के दौरान मौजूद रहे 3 ईडी ऑफिसर्स ने याचिका दायर की है और ये नई याचिका है। ये याचिका पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दायर की गई है। इस याचिका में ईडी के तलाशी अभियान में एजेंसी के अफसरों को गलत तरीके से रोकने का आरोप लगाया गया है। रेड के दौरान मौजूद रहे 3 ईडी अफसरों ने याचिका दाखिल की है। ईडी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की है। ईडी ने अपनी याचिका में पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जांच में हस्तक्षेप और बाधा डालने का आरोप लगाया है। मामला राजनीतिक परामर्श कंपनी आईपैक और उसके निदेशक प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापामारी से जुड़ा है, जो कोयला तस्करी घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है। ईडी का आरोप है कि रेड के दौरान मुख्यमंत्री मौके पर पहुंची और अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने साथ ले गईं, जिससे जांच प्रभावित हुई। ईडी ने यह भी दावा किया कि राज्य प्रशासन की ओर से सहयोग नहीं किया गया और अधिकारियों पर दबाव डाला गया। इसी आधार पर एजेंसी ने मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर मांग की है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। यूपी के कासगंज में परिजनों पर नाबालिग बेटी की पीट कर हत्या करने का आरोप लगा है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। देखिए आप। तस्वीर यूपी के कासगंज की है, जहां पुलिस चिता की आग बुझा रही है। आरोप है कि कासगंज में प्रेम प्रसंग के चलते परिजनों ने बेटी की पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि परिजनों ने बेटी और उसके प्रेमी को आगरा से पकड़ लिया था। इसके बाद परिजनों ने देर रात शव को शमशान घाट में जला दिया। गांव के ही लड़के के साथ लड़की कल रात को चली गई थी। इनके घर वालों ने उसको पकड़ के लाए थे। परिवार के सारे लोग फरार है। इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, जानकारी की जाएगी। जो भी जितने लोग भी इसमें दोषी होंगे सबको के ऊपर विधिक कार्रवाई करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वारदात के बाद से गांव में आक्रोश है। पुलिस ने प्रेमी और उसके बड़े भाई को हिरासत में लिया है। लड़की के परिजन फरार हैं। उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने अभियुक्तों के घर की तलाशी ली है और वारदात से जुड़े सबूत एकत्रित किए हैं। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित की गई हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। मेरठ के सरधना ब्लॉक के ज्वालागढ़ गांव में सोनू कश्यप उर्फ रोनू नाम के एक शख्स की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। रोनू सोनू कश्यप अपने परिवार का इकलौता सहारा था और अपनी मौसी के यहाँ रिश्तेदारी में रह रहा था। दरअसल मामला 5 जनवरी का है, जिसमें एक नाबालिग ऑटो रिक्शा संचालक पर सोनू कश्यप नाम के व्यक्ति की हत्या का आरोप लगा है। आज समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने सोनू कश्यप के रिश्तेदारों से मुलाकात कर 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। बताया जा रहा है कि सोनू कश्यप के रास्ते में एक रिक्शा चालक से किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद होने के बाद बात इतनी बढ़ गई कि रिक्शा चालक ने सोनू कश्यप के सर पर ईंट से वार कर दिया। बताया जा रहा है कि सोनू कश्यप उस समय काफी ज्यादा नशे में था। वहां पर एक युवक का जली अवस्था में शव था, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। साथ ही में घटना का अनावरण 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने तत्परता से किया, जिसमें कि इसके साथ आखिरी बार देखे गए एक टेम्पो संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरने की कोशिश की है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर इस मामले को साझा करते हुए पिछड़े समाज के लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। और राजस्थान के बीकानेर में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा से चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस 2 अभियुक्तों की तलाश में। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि नापासर थाना इलाके के गांव में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। स्कूल के पास कार में सवार होकर पहुंचे हंसराज सारस्वा और एक वकील ने छात्रा को जबरन गाड़ी में उठा लिया और अपने साथ ले गए। दोनों युवक छात्रा को घंटों तक कार में घुमाते रहे और इस दौरान उसे डरा धमकाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया गया। इस दौरान युवकों की कार पास के गांव में पहुंची तो वहां के ग्रामीणों ने शक होने पर उन्हें घेर लिया। छात्रा के परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद अभियुक्त मौके से फरार हो गए।
नापासर थाना इलाके की पुलिस ने यूएफओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई गई है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। अभियुक्त अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। घटना 6 जनवरी की है। परिजनों की रिपोर्ट पर 11 जनवरी को मामला दर्ज किया गया। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और नागौर के खींवसर कस्बे में तेज रफ्तार बोलेरो वाहन ने सड़क किनारे खड़े 3 ठेलों को टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्ची समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के नागौर जिले के खींवसर कस्बे में तेज रफ्तार वाहन का कहर एक बार फिर नजर आया। जयपुर के बाद अब खींवसर में सड़क पर दौड़ती रफ्तार लोगों के लिए खतरा बन गई। एक बोलेरो वाहन ने सड़क किनारे खड़े 8 ठेलों को टक्कर मारते हुए कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस इलाके में अफरा तफरी मच गई। बोलेरो गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी और अचानक चालक ने नियंत्रण खो दिया। सड़क किनारे लगे 3 ठेलों को वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। ठेलों पर मौजूद लोग और आसपास खड़े राहगीर संभल पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना इतनी अचानक हुई कि मौके पर मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई। दर्दनाक हादसे में एक बच्ची सहित 3 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल बच्ची की हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया है। बाकी घायलों का इलाज स्थानीय स्तर पर जारी है। हादसे के बाद बोलेरो चालक मौके पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग के एक सदस्य को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस को इस शख्स की पिछले काफी समय से तलाश थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में दिख रहा ये शख्स रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। अभियुक्त की पहचान विकी नाम के शख्स के तौर पर हुई है। इस अभियुक्त पर 18 आपराधिक केस दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक इस अभियुक्त की कई मामलों में तलाश थी। पुलिस का कहना है कि विकी ने कई लोगों से फिरौती मांगी थी और ये कई अपराधों में शामिल रहा है। विकी को गाजियाबाद के लोनी इलाके से गिरफ्तार किया गया। विकी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और वो लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़ा हुआ था। तीनों बड़े गैंग से जुड़े कई और बदमाशों की पुलिस को तलाश है। इनके लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सोर्सेस के मुताबिक कई बदमाश फर्जी पहचान पत्रों के सहारे दुबई, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में डंकी रूट के जरिए छिपे हैं। पुलिस जांच में विकी की पहचान गोल्डी बराड़ के भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर हुई थी। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि जेल में रहते हुए उसका संपर्क लॉरेंस बिश्नोई से हुआ था, लेकिन बाद में गिरोह के अंदरूनी मतभेदों के चलते उसने गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गुट का साथ देना शुरू कर दिया था। महाराष्ट्र में नंदुरबार में एकनाथ शिंदे गुट के पूर्व विधायक शिरीष चौधरी के घर को जलाने की कोशिश की गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 30 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज है, लेकिन 2 दिन बाद भी हमलावरों को पकड़ा नहीं जा सका। देखिए, 1-2 नहीं बल्कि पत्थरबाजों का बड़ा हुजूम पहुंचता है। उनके हाथ में पत्थर थे, डंडे थे। सीसीटीवी वीडियो में देख सकते हैं। उपद्रवियों ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। कुछ हमलावरों ने अपने चेहरे पर नकाब लगाए थे। हमले की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नंदुरबार की हैं, जहां एकनाथ शिंदे के पूर्व शिवसेना के एमएलए शिरीष चौधरी के घर पर तोड़फोड़ हुई। पत्थरबाजी में घर की खिड़कियां, एसी और अन्य सामानों को भारी नुकसान हुआ। फर्श पर बिखरे हुए शीशे के टुकड़े बता रहे हैं कि उपद्रवियों ने किस तरह तोड़फोड़ की। शिरीष के मुताबिक उनके घर को पेट्रोल बॉम्ब से जलाने और बाहर खड़ी उनकी कार को भी फूंकने की कोशिश की गई। आणि यामुळे दहशतीचे वातावरण, त्यांचे जेवढे लोक आहेत त्यांचे 2 नंबरचे धंदे, जुगार चालू है, सगळं चालू है। कहा जा रहा है कि पूर्व एमएलए शिरीष चौधरी के बेटे प्रथमेश चौधरी नंदुरबार म्युनिसिपल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं, जिनकी 2 दिन पहले कुछ लोगों से मामूली बात पर बहस हो गई थी। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ दल के 2 गुट आपस में भिड़ गए। मामला उल्हासनगर का है। ये रिपोर्ट देखिए। राजनीतिक दलों के बीच हंगामा बरपा है। तस्वीरें महाराष्ट्र के उल्हासनगर की हैं, जहां राजनीतिक दलों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। बताया जाता है कि हंगामा बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के आमने सामने आ जाने से भड़का। उल्हासनगर कैंप 5 में बीजेपी उम्मीदवार राजू दुर्ग प्रचार के लिए डोर टू डोर अभियान में जुटे थे। इस दौरान शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हो गई। हालांकि इस मामले में किसी भी गुट ने पुलिस से कोई शिकायत नहीं की। इधर भी प्रचार करने जा रहे, वो हमारे पीछे गुंडे भेज के और दादागिरी कर रहे।
इस मामले पुलिस स्टेशन मामला दर्ज किया आपने? नहीं, हम लोग ने कुछ नहीं किया। हमारा ईमानदारी से हम प्रचार कर रहे हैं, सच्चे दिल से लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है हमको। तो हम क्या चाहते हैं, लोगों को इसमें ये नहीं हुए और लोगों हमको अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। बताया जाता है कि राजू अपने समर्थकों के साथ बिना कुछ बोले वहां से आगे चले गए, पर जैसे ही वो शिवसेना कार्यालय के पास पहुंचे, जहां पर एक बार फिर नारेबाजी हुई, जिसे लेकर दोनों गुट के बीच बहस छिड़ गई और इस दौरान हल्की मारपीट भी हो गई। और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि उनका सपना है कि एक दिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी सनातनी शासन करें। लेकिन हमारा ड्रीम है एक तिलकधारी और एक भगवाधारी बांग्लादेश में भी रूल करेगा और पाकिस्तान में भी रूल करेगा। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने ये बयान पिछले दिनों एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर पलटवार करते हुए दिया। ओवैसी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में कहा था कि उनका सपना है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बने। बुलंदशहर के खुर्जा में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में गुजरात में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का भी जिक्र किया और विरोधियों को नसीहत दी। और आज 1000 वर्ष बाद भी आज सोमनाथ मंदिर वही है, भगवान राम का मंदिर बन गया है और हम फिर धीरे धीरे जा रहे हैं कि कृष्ण मंदिर भी बनेगा, काशी विश्वनाथ भी मंदिर बनेगा और हम सब सनातन की इस पवित्र भूमि पर सनातन की ध्वजा का ध्वजारोहण करेंगे। और देश में लोहरी और पतंगबाजी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर वाली पतंगों की उदयपुर में जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। लोहरी की धूम पंजाब समेत कई हिस्सों में शुरू हो गई है। पारंपरिक गीत और संस्कृति के साथ लोहरी मनाए जाने की ये तस्वीरें अमृतसर की है, जहां गीता भवन सेवा समिति की तरफ से हर साल की तरह लोहरी मनाई गई। हम लोग डांस करके गिद्दा करके लोहरी सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम क्या नाम धागे की डोर से गुड्डी उड़ा रहे हैं, ना कि चाइना डोर का यूज कर रहे हैं। सारे बच्चियां नूं, सारे समाज नूं, साडे पंजाब नूं, देश नूं लोहड़ी दी लख लख बधाइयां, माघी दी लख लख बधाइयां। इधर उदयपुर में मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी की तैयारी चल रही है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरों के पतंगों की जबरदस्त डिमांड है। ऑपरेशन सिंदूर और पीएम मोदी की तस्वीरों वाली पतंगों की डिमांड ज्यादा है। वहीं ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तस्वीरों वाली पतंगों की भी काफी ज्यादा डिमांड है। ऑपरेशन सिंदूर की पतंग मिली है और इसको देख के बच्चे इतने उत्साहित और इतने खुश हुए कि मतलब जज्बा है देशभक्ति के प्रति अंदर प्रेरित कर रहा है। यूट्यूब का जमाना है तो बच्चे यूट्यूब पे देख देख के अलग अलग टाइप की पतंगे मांगते करते हैं, सबकी डिमांड पूरी की जा रही। आगे बढ़ेंगे। इंडियन रेलवे लगातार डेवलप कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर मॉडर्न तकनीक से लैस ट्रेन को लॉन्च करने का सिलसिला भी जारी है। और इस बीच वंदे भारत स्लीपर की टिकटिंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है। देखिए ये रिपोर्ट। वंदे भारत का स्लीपर वर्जन लॉन्च करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता से गुवाहाटी के बीच चलने वाली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उससे पहले आम लोगों के मन में इस ट्रेन को लेकर काफी सारे सवाल हैं। मसलन इसका किराया कितना होगा, क्या अन्य ट्रेनों की तरह ही इसमें भी कंफर्म के साथ ही आरएसी और वेटिंग टिकट मिलेंगे, किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी, क्या कोटे का भी लाभ मिलेगा। बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी कर कोलकाता कामाख्या के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भविष्य में चलने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के किराए को तय कर दिया है। और साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि इस ट्रेन में किसी भी तरीके का वीआईपी या फिर इमरजेंसी कोटा नहीं होगा। ट्रेन में केवल कंफर्म टिकट कटेगा और वेटिंग लिस्ट कम से कम होगी। इस ट्रेन में किसी भी तरीके से आरएसी का टिकट नहीं होगा। साथ ही बेड रोल काफी एडवांस होगा, जिसमें ब्लैंकेट में भी कवर होगा। रेलवे के बड़े अधिकारियों को भी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में किसी भी तरीके से पास की सुविधा नहीं होगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो के PSLV C62 मिशन को एक बड़ा झटका लगा। PSLV C62 लॉन्च के तीसरे चरण में अड़चन देखी गई और इससे उड़ान में रुकावट आ गई। S139 मोटर एंड मिशन अन्वेषा पर इसरो का कहना है कि तीसरे स्टेज में सैटेलाइट रास्ते से भटक गया और इसके चलते सैटेलाइट्स को अपेक्षित कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका।
इसके बाद इसरो ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसरो की महत्वाकांक्षी PSLV C62 रॉकेट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। मिशन ने सतीश धवन स्पेस सेंटर के फर्स्ट लॉन्च पैड से उड़ान भरी थी। स्पेस एजेंसी इसरो ने सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी। PSLV C62 मिशन में PS3 स्टेज के अंत में गड़बड़ी हुई है। अन्वेषा को पृथ्वी से करीब 600 किलोमीटर ऊपर पोलर सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाना था। अन्वेषा सैटेलाइट को DRDO ने विकसित किया है। यह उन्नत इमेजिंग क्षमताओं से लैस एक स्पाई सैटेलाइट है, जिसका मकसद सटीक निगरानी और मैपिंग करना है। यह धरती से कई 100 किलोमीटर ऊपर होने के बावजूद झाड़ी, जंगलों या फिर बंकर्स में छुपे दुश्मनों की तस्वीरें खींच सकता है। बात मौसम की। उत्तर भारत में घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों का हाल भी बेहाल है। देखिए रिपोर्ट। घना कोहरा है, 50 से 100 मीटर तक दिखना भी मुश्किल है। ऐसे में सड़कों पर दिन में भी गाड़ियां हेडलाइट के सहारे चलाने को लोग मजबूर हैं। तस्वीरें जम्मू की हैं, जहां अधिकतम तापमान 9 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वहीं कोहरे की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। जम्मू में दिन के पारे में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। श्रीनगर शहर से ज़्यादा ठंडा शहर जो है वो जम्मू देखने को मिल रहा है, क्योंकि श्रीनगर में दिन का टेम्परेचर जहां 11.9 डिग्री तक है, यहीं जम्मू में ये टेम्परेचर श्रीनगर से 2 डिग्री नीचे यानी कि 9.9 डिग्री के आसपास में जो है वो दर्ज किया जा रहा है। यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो कहीं ना कहीं डिपर लाइट और हेडलाइट्स जलाकर आगे बढ़ने के लिए मजबूर हैं। यातायात बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। कश्मीर शीतलहर की चपेट में है। यहाँ सभी जिलों में रात का पारा 0 डिग्री से नीचे रहने से खुले में अधिकांश जलाशय जम गए हैं। इधर जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट पटनी टॉप से 10 किलोमीटर आगे जम्मू के मशहूर हिल रिजॉर्ट नथा टॉप घूमने पहुंच रहे हैं। और राजस्थान का ज्यादातर हिस्सा इन दिनों कड़ाके की ठंड से गुजर रहा है। राज्य में उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। तस्वीरें राजस्थान के माउंट आबू की हैं, जहां बर्फ जम गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे लोग अपनी गाड़ियों के शीशे से बर्फ हटा रहे हैं। खेत खलियानों में भी ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई हैं। अगर देखें तो माउंट आबू में 2 दिनों के बाद एक बार फिर से तापमान -1 डिग्री तक चला गया। माउंट आबू का तापमान 11वें दिन भी जमाव बिंदु से नीचे रहा। माउंट आबू में जनवरी में दूसरी बार तापमान -1 डिग्री तक पहुंचा है। आलम ये है कि पूरे इलाके में जगह जगह पानी के ऊपर बर्फ की हल्की परत जम गई है। खाली जमीनों पर घास और गाड़ियों के शीशों पर भी बर्फ की चादर जम गई है। माउंट आबू में पर्यटक भी जमकर सर्दी का लुत्फ उठा रहे हैं। राजस्थान के साथ साथ दूसरे राज्य से भी काफी संख्या में सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं। वहीं गुरु शिखर का तापमान -4 डिग्री से भी नीचे पहुँच गया है। राजस्थान के सबसे ऊंचे स्थान गुरु शिखर का तापमान -4.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग का मानना है कि माउंट आबू में लगातार मकर संक्रांति तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। और राजधानी दिल्ली में ठंड ने 13 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बीच दिल्ली समेत उत्तर भारत में अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट देखिए। हाड़ कपा देने वाली ठंड में गर्मा गर्म चाय कुछ तो असर दिखाए। राहत की उम्मीद में चाय की दुकानों पर सुबह सुबह भारी भीड़ दिख रही है। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं, जहां 2 दिनों तक शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी गई है। दिल्ली में आज ऑरेंज और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है और देखें तो दिल्ली में 13 साल का रिकॉर्ड टूटा है। आपको बता दें कि रविवार को आयनगर इलाके में टेम्परेचर जो है वो 3 डिग्री के भी नीचे पहुंच गया। 2.9 डिग्री टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया गया। हालांकि आज थोड़ा सा उसमें आंशिक तौर पर अगर देखें तो उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। आज जो है लोधी रोड में 3 डिग्री टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया गया है। 14 जनवरी तक दिल्ली के साथ साथ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शीतलहर जारी रहने का अनुमान है। वहीं अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत और बिहार में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। यूपी के हाथरस में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है।
ऐसा लग रहा है जैसे पूरा इलाका जंग का मैदान हो। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, हर कोई एक दूसरे को मार रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है। मारपीट का ये हैरान करने वाला वीडियो हाथरस के परसारा गांव का है। पुरानी रंजिश को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए और मारपीट ऐसी हुई कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दुकान के सामने मारपीट हो रही है। यहाँ मौजूद लोग एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। इस बुजुर्ग को देखिए, सामने खड़े बुजुर्ग को उन्होंने धक्का दिया और थप्पड़ों की बरसात कर दी। तभी ठेले के पास भी कुछ लोग मारपीट करते दिख रहे हैं। इस दौरान एक युवक अपना संतुलन खो देता है और नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो गिरा, उस पर लात और घूंसे की बरसात कर दी गई। वहाँ कुछ महिलाएं भी हैं जो मारपीट कर रही हैं। तभी एक महिला पीछे से आती है, बीच बचाव की कोशिश करती है, लेकिन हालात बिगड़ता देख वो भी वहाँ से चली जाती है। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। इस मारपीट में 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और देखिए, एक अहम खबर सोलन से आ रही है, जहां पर सोलन में एक लकड़ी के मकान में आग लग गई। हादसे में एक की दर्दनाक मौत हो गई। 9 लोग इसमें झुलस गए हैं। ये देखिए आप तस्वीर। प्रशासन ने लोगों को रेस्क्यू किया है, बाहर निकाला है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। ये देखिए आप, हिमाचल प्रदेश के सोलन की तस्वीर है। और ये देखिए आप, ड्रोन से जो तस्वीर ली गई है वो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये लकड़ी का मकान है और यही वजह है कि बहुत तेजी के साथ जो आग है पूरे मकान में फैल गई। दर्दनाक ये कि इस हादसे में, इस आग में एक की मौत हो गई है और जो बाकी लोग, जो 9 लोग थे करीब इस मकान के अंदर मौजूद, उन सभी को किसी तरह से बाहर निकाला गया प्रशासन की तरफ से। मौके पर अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है।